नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। और इसमें हम बात करेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में, जिसके टॉप 90% जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं आज के इन 90 प्रश्नों को। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षाओं में इसी वीडियो में से प्रश्न मिलेंगे जो कि कोशिका विज्ञान के बारे में होंगे। आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से मानी जाती है? तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, मिलान कीजिए। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान का जनक की बात करें तो थियोफ्रैक्टस है। आधुनिक जीव विज्ञान का जनक चार्ल्स डार्विन है। भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक विलियम रॉक्सबर्ग है। सभी सुमेलित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका की संरचना, कार्य एवं कोशिका विभाजन का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइटोलॉजी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? 1665 में किसने की? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में की थी। प्रश्न नंबर 6, सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था 1674 में। जीवित कोशिका को किसने देखा था? तो ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक ने देखा था। प्रश्न नंबर 7 है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो कोशिका का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? वो किया था स्लाइडेन व स्वान ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्लाइडेन व स्वान। प्रश्न नंबर 8 है, किसकी संरचना को कोशिका सिद्धांत से नहीं समझाया जा सका या निम्न में अपवाद है? कौन सा कोशिका सिद्धांत का? तो वायरस विषाणु का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, समस्त सजीवों यानी पादप एवं जंतु की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है? इसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका सेल कहा जाता है। कोशिका या सेल कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ये भी सही है। सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है, ये भी सही है। गैलीलियो या पीपीएलो पिलियन ऑर्गेनिज्म। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है, ये भी सही है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक
के उदाहरण है? तो जीवाणु भी है, नीलहरी शैवाल भी है और माइकोप्लाज्मा भी है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? तो कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक कला और केंद्रिका, ये सभी अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, यूकेरियोटिक कोशिकाएं इस प्रकार की कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित केंद्रक व एवं द्विस्तरीय कोशिकांग पाए जाते हैं, वो पाई जाती है। तो वो जीवाणुओं में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु। प्रश्न नंबर 14 है, नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, किसका कथन है? तो ये रुडोल्फ विरचोव का है, रुडोल्फ विरचोव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नोल व रस्का ने इसका आविष्कार किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिकाओं से विभेदित करती है? तो सेंड्रियोल यानी तारक केंद्र। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंड्रियोल या तारक केंद्र इसको विभेदित करती है। प्रश्न नंबर 17 है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है जो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है। तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति कहलाता है। प्रश्न नंबर 18 है, कोशिका भित्ति बनी होती है, मतलब कोशिका भित्ति सेल वॉल, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज की बनी होती है। प्रश्न नंबर 19 है, कोशिका भित्ति के निर्माण में जो पदार्थ सर्वाधिक पाया जाता है, तो वो क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, सेलुलोज के एक अणु का निर्माण होता है। 3000 ग्लूकोज के अणुओं से सेलुलोज के एक अणु का निर्माण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, लवक भी पाया जाता है, डिक्टियोसोम भी पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 22, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक रोक्ट है, रोक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका या जीव द्रव्य कला मुख्यतः बनी होती है, तो ये किसकी बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है प्रोटीन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। प्रश्न नंबर 25, कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया 1972 में? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगर निकोलसन ने, सिंगर व निकोलसन ने। प्रश्न नंबर 26, कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य कला का मुख्य कार्य है। तो कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करना, ये भी इसका कार्य है। कोशिकांगों की सुरक्षा करना इसका कार्य है। चयनात्मक एवं अर्थ
पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करना, ये भी इसका कार्य है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, कोशिका झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थों को अंदर ग्रहण करना और तरल पदार्थों को ग्रहण करना कहलाता है। तो फोगोसाइटोसिस व फिनोसाइटोसिस कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, किसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया? जीव द्रव्य को भौतिक आधार किसने बताया? एक्सले ने इसको जीवन का भौतिक आधार बताया था। प्रश्न नंबर 29, जीव द्रव्य की खोज किसने की जिसने जीव द्रव्य को 1835 में सारकोड नाम दिया था? डुजार्डिन ने की जिसने सारकोड नाम दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, जीव द्रव्य में सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ होता है। तो सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन इसमें सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ। प्रश्न नंबर 31 है, जीव द्रव्य नाम किसने दिया? जो कि 1837 में दिया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया था। पुरकिंजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें लवक पाया जाता है पादप कोशिका व जंतु कोशिका में। ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा कथन माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिकाओं के लिए असत्य है? कोलिकर ने सर्वप्रथम इन्हें कीटों की रेखित पेशियों में देखा। ये भी सत्य है। ऑप्शन बी है, अल्टमान ने इसे वायोब्लास्ट कहा। यह भी सत्य है। सी बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ये भी सही है। इनकी खोज का श्रेय अल्टमान व फ्लेमिंग को जाता है। ये भी इसका सत्य है। तो कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है, लेकिन इनमें क्रेब्स चक्र या सिट्रिक अम्ल चक्र पाया जाता है। इनमें क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र की क्रिया मीजोसोम में संपन्न होती है। मीजोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, किसे कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस या ऊर्जा की मुद्रा या संग्रहाकार कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करें तो अल्टमान ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन है राइट आंसर। प्रश्न नंबर 37 है, क्रेब्स चक्र की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में संपन्न होती है? तो ये मैट्रिक्स में संपन्न होती है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैट्रिक्स में। प्रश्न नंबर 38 है, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है? तो एप कण यानी ऑक्सीसोम में, एप कण ऑक्सीसोम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 39 है, निम्न में से कौन सी मानव कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव कौन सी कोशिकाओं में होता है? लाल रक्त कोशिकाओं में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाओं में। प्रश्न नंबर 40 है, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है या किसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है? तो केवल केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में
और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में उपयुक्त सभी में इसका वो पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, वह कोशिकांग जो केवल पौधों में पाया जाता है। वह कोशिकांग जो केवल पौधों में पाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? प्लास्टिड कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, पादपों में उपस्थित हरा वर्णक यानी क्लोरोफिल है, क्या है? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सजीव जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट होता है, ये कथन भी सत्य है। पादप जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सत्य है। जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सत्य है। युगलिना को पादप व जंतु जगत के बीच की कड़ी कहा जाता है, यह भी कथन सत्य है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी कथन सही है। जब हरे टमाटर के फल लाल हो जाते हैं तो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक नष्ट होकर क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। क्लोरोप्लास्ट नष्ट होकर क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, टमाटर का लाल रंग होता है, तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, अंतःपरद्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक महत्वपूर्ण कार्य है प्रोटीन व वसा संश्लेषण, इसका महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 48, अंतःपरदेयी जालिका से बहुधा जुड़े रहते हैं राइबोसोम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। प्रश्न नंबर 49, गोल्जी काय की उत्पत्ति किस कोशिकांग से होती है? तो गोल्जी काय की उत्पत्ति अंतःपरद्रव्यी जालिका से इसकी उत्पत्ति होती है। प्रश्न नंबर 50 है, लाइसोसोम्स की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 51 है, राइबोसोम को कहते हैं, तो राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन इसको कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, वह कोशिकांग जिनका मुख्य कार्य जल अपघटनीय पर किण्वन का संचय करना है, क्या कहलाते हैं? तयनकाई कहलाते हैं। तयनकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैलियों की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, निम्न में से किस कोशिकांग अंगक की झिल्ली इकहरी होती है? तो लाइसोसोम्स की इकहरी होती है। लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज
किसने की? तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज की बात करते हैं तो एफ मिस्चर ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, पौधों में प्रोटीन बनने की जगह क्या होती है अथवा निम्नलिखित कोशिकांग में किस कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? तो राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, किस कोशिका अंगक में झिल्ली का अभाव होता है? तो झिल्ली का अभाव किस कोशिका अंगक में होता है? तो राइबोसोम में इसका अभाव होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 59 है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 60 है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? पॉलीसोम इसकी क्रियात्मक इकाई होती है। प्रश्न नंबर 61 है, पादप कोशिका में परऑक्सीसोम सम्मिलित होते हैं। तो पादप कोशिका में परऑक्सीसोम सम्मिलित होते हैं प्रकाश श्वसन में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश श्वसन। प्रश्न नंबर 62 है, परऑक्सीसोम द्वारा किसका विघटन होता है? परऑक्सीसोम द्वारा किसका विघटन होता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन होता है। प्रश्न नंबर 63 है, टोनोप्लास्ट क्या है? रिक्तिका का आवरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिक्तिका का आवरण। प्रश्न नंबर 64 है, निम्न में से किसकी कोशिका में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं? जंतुओं की कोशिका में वे उपस्थित होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने प्रतिपादित की थी? तो वाटसन एम क्रिक ने इनकी संरचना प्रतिपादित की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, सबसे लंबी कोशिका होती है। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। प्रश्न नंबर 67 है, न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्लों में क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन क्षारक भी पाए जाते हैं, फास्फेट समूह भी पाए जाते हैं, पेंटोस शर्करा भी पाई जाती है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, तारक काई कितनी झिल्लियों से घिरी संरचना है? तो तारक काई कितनी झिल्लियों से घिरी संरचना है? तो तारक काई 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई किसी भी से घिरी नहीं होती है। प्रश्न नंबर 69 है, कोशिका का नियंत्रक केंद्र है। कोशिका का नियंत्रक केंद्र क्या होता है? तो केंद्रक इसका नियंत्रक केंद्र होता है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, केंद्रिका का कार्य संश्लेषण करना है। तो एफआरएनए का संश्लेषण करना होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है, कोशिका का संबंधित रहता है केंद्रक द्रव्य द्रव कोशिका द्रव्य से। तो इसका राइट आंसर हो जाए केंद्रक छिद्रों द्वारा, केंद्रक छिद्रों के द्वारा। प्रश्न नंबर 72 है, केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। प्रश्न नंबर 73 है, कैरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कैरियोलॉजी में केंद्रक का अध्ययन किया जाता है।
प्रश्न नंबर 74 है, कोशिका का मास्टरमाइंड किसे कहा जाता है? तो कोशिका का मास्टरमाइंड न्यूक्लियस या केंद्रक को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, केंद्रक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो केंद्रक में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित स्टोन प्रोटीन होती है। तो ये सारी होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं होता है? तो डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं होता है? तो यूरेसिल इसमें नहीं होता है। बाकी एडेनिन भी होता है, गुआनिन भी होता है, साइटोसिन भी इसमें होता है। प्रश्न नंबर 78 है, वास्तविक केंद्र अक अनुपस्थित होता है। तो वास्तविक केंद्र अनुपस्थित किसमें होता है? तो जीवाणु में यह अनुपस्थित होता है। प्रश्न नंबर 79 है, डीएनए उपस्थित होता है अथवा किसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है? तो केवल केंद्रक में, केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, केवल क्लोरोप्लास्ट में, उपयुक्त सभी में ये पाया जाता है। प्रश्न नंबर 80 है, आरएनए में थाइमिन बेस के स्थान पर कौन सी बेस पाई जाती है? तो थाइमिन बेस के स्थान पर यूरेसिल पाई जाती है। प्रश्न नंबर 81 है, न्यूक्लिक अम्लों की खोज किसने की? तो न्यूक्लिक अम्लों की खोज मिक्सचर द्वारा की गई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए नहीं पाया जाता है। तो डीएनए किस में नहीं पाया जाता है? तो राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्रों की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्रों की खोज की। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। तो गुणसूत्र जोड़ों की संख्या 23 होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए का द्विगुणन होता है। तो इंटरफेज में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरफेज में होता है। प्रश्न नंबर 86 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत होता है? ऑटोसोमों की संख्या 22 जोड़ी होती है, ये भी राइट है। सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या ओलोकेंथा में होती है, ये भी राइट है। सबसे कम गुणसूत्र एस्केरिम 0.2 होते हैं, ये भी राइट है। मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है, ये भी राइट है। मानव की प्रत्येक कोशिका में 22 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये कथन इसका गलत है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन आरंभ करता है। तो कोशिका विभाजन को आरंभ कौन करता है? तो सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन को आरंभ करता है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन से, लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा है। मानव त्वचा क्या है? एक अंग है। मानव त्वचा एक अंग होता है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न, आर्द्रसूत्री विभाजन को खोजा गया। आर्द्रसूत्री विभाजन को खोजा गया तो किसके द्वारा खोजा गया? स्ट्रासबर्गर के द्वारा आर्द्रसूत्री विभाजन को खोजा गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।